स्वागत है दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। साथियों, पिछले क्लास में हमने क्षेत्रीय राजवंश के बारे में नागवंश को समाप्त किया था और नागवंश के बाद अगला जो क्षेत्रीय राजवंश है वह है रक्सेल वंश। और रक्सेल वंश के बारे में पढ़ेंगे कि रक्सेल वंश झारखंड के किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो रक्सेल वंश जो थे इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं रक्सेल वंश के बारे में। यह जो रक्सेल वंश शासन कर रहे हैं यह पलामू का रक्सेल वंश है, पलामू में शासन कर रहा है। ये जो तमाम रक्सेल बातें जो है रक्सेल वंश शासन कर रहा है वह पलामू, झारखंड के पलामू जिला में शासन कर रहे थे। जो अगर पलामू जिला में भी यदि देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी भाग में ये स्थित थे। रक्सेल वंश पलामू के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मतलब रक्सेल वंश जो थे वो पलामू के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित थे। तो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित थे, आप देख पा रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि रक्सेल वंश वर्तमान के पलामू जिला में शासन कर रहे थे। अब धीरे धीरे अगर पूछा ये प्रारंभ में अगर देखा जाए, प्रारंभ में पलामू में रक्सेल वंशों का, रक्सेल राजवंश का आधिपत्य था। रक्सेल राजवंश ही लिखिए, रक्सेल राजवंशों का आधिपत्य था, कब्जा था। आधिपत्य का मतलब कब्जा था, आधिपत्य था। अगर पलामू में जो सबसे पहली बार जिनका क्षेत्र जिसके अंदर में आता था वह रक्सेल राजवंश के अंतर्गत आता था। इस रक्सेल राजवंश, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी भाग में थे पलामू के ही। तो सबसे पहली बार पलामू में जो वंश सत्ता स्थापित किया था, पलामू वंश में जो वंश की नींव रखी गई थी वह था रक्सेल वंश। यहां से सवाल आपका सीधा सीधा सवाल बन सकता है। अब ये जो रक्सेल वंश के लोग जो थे वो अपने आप को राजपूत कहते थे। तो यहां से एक सवाल यह भी बनता है कि अपने आप को ये राजपूत कहते थे, अपने आप को या स्वयं को राजपूत कहते थे, राजपूत कहते थे। आप नोट्स बनाते हमारे साथ चलें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझ पाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, अपने आप को, स्वयं को ये राजपूत कहते थे। अपने आप का मतलब खुद को अपने आप को मतलब राजपूत कहकर के पुकारते थे कि मैं राजपूत वंश से हूं, मैं राजपूत हूं। तो ये जो बात की जा रही है ये रक्सेल वंश की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं इन रक्सेल वंशों को अगर देखा जाए तो इनके दो ब्रांचों में विभक्त थे। रक्सेल वंश दो भागों में बढ़ चुके थे। ये जो दो भागों में अगर देखा जाए, अगर ये पूछा जाए सवाल आपसे कि रक्सेल वंश जो है किन किन क्षेत्रों से होकर पलामू आए, तो अगर देखा जाए तो पलामू में आगमन जो इनका हुआ, इनका अगर आगमन देखें, पलामू में अगर आगमन देखें, पलामू में आगमन जो हुआ राजपूताना क्षेत्र से, राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। इनका आगमन कहां हुआ था? होते हुए हुआ था। पलामू में आगमन जो हुआ था राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। मतलब सबसे पहले जो पलामू आए थे राजपूताना, आप समझेंगे कि राजपूतों का राजनीतिक सत्ता आ चुकी थी। किस समय की बात की जा रही है? ब्रिटिश कालीन के समय में, जब ब्रिटिश काल शासन कर रहा था तो उस समय राजपूतों का राजनीतिक सत्ता आ गई थी, जिसके कारण उस काल में, ब्रिटिश काल में राजपूताना कहा जाता था। और वर्तमान क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये राजपूताना राजस्थान
राज्य है। तो राजस्थान से होते हुए रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे कौन? तो भाई रक्सेल वंश। आप समझ पा रहे हैं कि राजपूताना किस क्षेत्र को बोला गया था? तो राजस्थान को। अभी जो हमारा वर्तमान स्टेट जो है राजस्थान को राजपूताना क्षेत्र बोला जाता है। अब जो है इस रक्सेल वंश को अगर देखा जाए तो रक्सेल वंश भी दो भागों में, दो ब्रांचों में बटा हुआ था। तो दो भागों में अगर देखा जाए, हम यहां पे लिख देते हैं दो भाग कौन कौन है, ये दो ब्रांच हम यहां निकालते हैं। दो ब्रांच अगर देखा जाए, एक आपका दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। पहली बात हम लिखते हैं यहां पे दो शाखाओं में विभक्त, मतलब बढ़ चुका था। कौन? रक्सेल वंश दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। ठीक है, दो शाखाओं में विभक्त हुआ था। तो दो शाखा कौन कौन थे भाई? तो एक जो था आपका देवगन था और दूसरा कुंडेलवा था। एक आपका कौन था? देवगन और दूसरा कुंडेलवा। कौन था दूसरा? कुंडेलवा। तो ये जो दो शाखाओं में विभक्त हो गया था रक्सेल वंश, आगे चल करके एक बट गया था देवगन में और दूसरा बट गया था आपका कुंडेलवा में। और देवगन जो पहुंचे थे वह आप देखेंगे कि देवगन पहुंचने का हरिहरगंज तथा महाराजगंज से होते हुए पहुंचे थे। देवगन कहां पहुंचे थे? हरिहरगंज एवं महाराजगंज होते हुए देवगन पहुंचे होते। एक शाखा जो थी, पहली शाखा जो एक शाखा थी वो किधर से आगमन करके ये आया था? तो हरिहरगंज एवं महाराजगंज होते हुए पहुंचे थी। कहां पे? पलामू में। तो एक आपका देख रहे हैं कि देवगन शाखा में टूट गया, होकर आए होते हुए महाराजगंज होते हुए आए थे। ठीक है, तो आए थे कहां पे? देवगन में। अब क्या होता है कि इसी देवगन में क्या करता है कि एक किला का निर्माण करता है। चारों तरफ से किले का निर्माण करता है देवगन में किले का निर्माण करता है। और उस जब किलेबंदी कर देती है तो किले का जब निर्माण हो जाता है तो और उसे अपनी राजधानी बना लेता है। किले का निर्माण कर, यहां देखेंगे देवगन में लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं नीचे पे, यहां पे देवगन में किले का निर्माण कर अपनी राजधानी घोषित कर देता है। आप देख पा रहे हैं? क्या दिखाई दे पा रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको देवगन में किले का निर्माण कर अपनी राजधानी घोषित कर देता है। पता चल पा रहा है? तो आपको ये जो पता चल पा रहा है आप लोगों को कि थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण से थोड़ा हम साइड में लिख दिए हैं, इसलिए आप समझ पा रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। देवगन में किले का निर्माण कर अपनी राजधानी घोषित कर देता है। कौन? रक्सेल वंश के शासकों ने। अब दूसरा जो शाखा है कुंडेलवा, ये चतरा व पाकी से होते हुए पहुंचते हैं। कहां? कुंडेलवा। चतरा एवं पाकी होते हुए कुंडेलवा पहुंचते हैं। ठीक है, होते हुए पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं भाई? चतरा में पाकी होते हुए पहुंचते हैं। कहां? कुंडेलवा में। अब ये जो कुंडेलवा है, अब इसी कुंडेलवा में क्या होता है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से देवगन में एक किले का निर्माण कर अपनी राजधानी घोषित कर देता है, यहां भी वही प्रक्रिया होती है कि कुंडेलवा में किले का निर्माण कर अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है,
मतलब एक तो देखे कि चतरा एवं पाकी से आकर के कहां बच गए, कुंडेलवा में। कहां बच गए, कुंडेलवा में। और दूसरा जो हम यहाँ जो पहला जो और देखे थे कि यहाँ हरिहरगंज एवं महाराजगंज होते हुए आए थे, ये कहां बस गए, देवगन में आकर के बस गए। तो वहां जाकर के किले का निर्माण करता है और किले का निर्माण करके अपनी राजधानी घोषित कर देता है। इस प्रक्रिया से हम लोग देख पा रहे हैं। अब रक्सेल वंश का जो समाप्ति होती है, अगर रक्सेल वंश का अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण जनजातियां कौन थी, तो इनकी महत्वपूर्ण जनजातियां कोरवा थी। यहां हम लिख देते हैं, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जनजातियां की, इस वंश की महत्वपूर्ण जनजातियां अगर हम बात करें तो हम कोरवा, ठीक है, कोरवा एक जनजाति थी। क्या थी, कोरवा एक जनजाति थी। दूसरा खरवार, का से कोरवा, खा से खरवार, ठीक है, खा से खरवार। अब यहां हम बात समझते हैं, ये खरवार जो थी सर्वाधिक जनसंख्या में थी। खरवार जनजाति जो थी सर्वाधिक जनसंख्या में थी और इसके जो शासक थे, इनके जो शासक थे प्रताप धवल खरवार साहब थे। प्रताप धवल खरवार थे। यहां हम लिख दे रहे हैं, खरवार में हम लिखते हैं यहां सर्वाधिक जनसंख्या, ये इसकी इस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या थी, सर्वाधिक जनसंख्या थी, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं सर्वाधिक जनसंख्या ब्रैकेट में, खरवार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या थी। और इन खरवारों का जो नेता था, इनके जो शासक थे वो थे प्रताप धवल खरवार साहब। कौन थे, प्रताप धवल खरवार। इनके शासक जो थे, खरवार जनजाति का जो शासक प्रताप धवल खरवार। समझ पा रहे हैं, प्रताप धवल खरवार ये जनजाति थी, खरवार जनजाति थी। उसके बाद पहाड़िया किसान, ये पहाड़िया थी, पहाड़िया जनजाति थी, किसान जनजाति भी थी उस वक्त के, ठीक है। तो इस प्रकार से कोरवा, खरवार, पहाड़िया, किसान, ये महत्वपूर्ण जनजातियां थी। और इन जनजातियों में जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो थी वह खरवार थी। और उन खरवारों का जो नेता था, वो खरवार जनजाति का जो नेता था वो प्रताप धवल खरवार साहब थे। ये प्रताप धवल खरवार को याद रखिएगा, क्योंकि यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सीधे सीधे जेपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रताप धवल खरवार थे। अब जो होता है कि रक्सेल वंश जब पलामू में इसकी स्थापना होती है, तो अब धीरे धीरे क्या होता है, इनका पतन भी होता है और इनकी समाप्ति भी हो जाती है 16वीं सदी में। 16वीं सदी में इनका अगर अब देखा जाए, रक्सेल वंश अपदस्थ हो जाते हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं, ऊपर में हम लिख दे रहे हैं 16वीं सदी में चेरों द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है। चेरों द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब 16वीं सदी में, याद रहे किस सदी में पतन हो जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है। और किसने किया भाई, तो चेरो वंश ने। किसने किया, चेरो ने, ठीक है। तो 16वीं सदी में रक्सेल वंश को अपदस्थ कर दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया गया। तो इस प्रकार से रक्सेल वंश से यहां तक आपके सवाल बन सकते हैं। जितना सवाल बन पा रहे हैं, महत्वपूर्ण जितने थे उन तमाम बातें हम लोग देखें, ठीक है। जितनी ही हम लोग सारे बातें हम लोग देख चुके हैं। अब यहां से ज्यादा सवाल इससे रक्सेल वंश से नहीं बन पाता है। अब इसका जो अगला जो है, इस रक्सेल वंश की जगह पर जो नया वंश उभर कर आता है, वह जो वंश है, उस नया वंश का नाम है चेरो वंश। क्या नाम है, चेरो वंश। अब हम चेरो वंश के बारे में पढ़ेंगे। इनका तब तक आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, अगला जो वंश, जब 16वीं सदी में रक्सेलों को अपदस्थ कर चेरो वंश की स्थापना की जाती है, चेरो वंश। आइए चेरो वंश के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें।
चेरो वंश के बारे में हम लोग देखें, चेरो वंश, ये चेरो वंश मेरे लाल ये वही उसी जगह पर पलामू जिला में ही इस वंश का जन्म होता है। रक्सेनों के अवशेष पर ही ये आपका चेरोवंश का निर्माण होता है। निर्माण कहना नहीं होगा, चेरोवंश का नींव पड़ती है। ठीक है, चेरोवंश, ये चेरोवंश जो है पलामू का ही चेरोवंश है। आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, इसके बारे में क्या क्या सवाल बन सकता है इन्हें हम देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात, चेरोवंश के बारे में हम लोग 4 बातें जानेंगे। पहला बात ये कि चेरोवंश की जो स्थापना हुई थी वह 1572 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1572 में। कब? 1572 ईस्वी में। चेरोवंश की जो स्थापना की बात किया जाए, स्थापना 1572 ईस्वी में। ठीक है, अर्थात किस सदी में? 16वीं सदी में। अर्थात इसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट अर्थात 16वीं सदी में। सदी आप समझ पा रहे हैं? सदी या शताब्दी? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर ये जो है एक सदी जो होता है 100 साल का होता है। एक सदी 100 साल का होता है। जैसे जैसे जीरो से हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है इधर बढ़ रहा है। मान लीजिए 1 वर्ष बीत गया, 1 साल, 2 साल, 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, फिर एक आ गया 70 साल, 100 साल, फिर आ गया 150 साल आया, थोड़ा सा समझ लीजिए 200 साल आ गया, फिर 205 ये आ गया 205 साल, फिर आ मान लीजिए 270 साल, फिर आ गए 300 साल आ गया। तो आप समझिएगा कि एक शताब्दी जो होता है तो यहां 1 से लेकर के 100 तक, मतलब 100 साल को 100 साल का एक शताब्दी होता है। 100 साल का अर्थात 100 वर्ष का, 100 साल या 100 वर्ष का एक शताब्दी कितना होता है? एक शताब्दी मतलब कितने सालों का एक शताब्दी होता है? तो 100 वर्षों का। तो इसका मतलब है अगर आप बात करें कि अगर 98 ईस्वी में अगर बात करें तो इसका मतलब 98 100 से कम है। 98 ईस्वी, तो 98 ईस्वी 100 से कम होने के कारण इसको प्रथम सदी कहेंगे। प्रथम सदी कहां से कहां तक कहेंगे? तो प्रथम सदी 1 से लेकर के 100 तक कहेंगे, प्रथम सदी आ गया। अब दूसरा सदी कहां से कहां कहेंगे? 101। 100 के बाद क्या आ जाएगा? 100 के बाद यहां आ जाएगा 101 साल आया होगा, फिर 102 साल आया होगा। तो 101 से लेकर के 200 साल तक को हम लोग क्या कहेंगे? दूसरी सदी। क्या कहेंगे? दूसरी सदी। ठीक है, ये हो गया पहली सदी। समझ पा रहे हैं? पहली सदी। अगर ये 15 ईस्वी को अगर हमें बोलना पड़े, 15 को 15 साल हो गया तो इसका मतलब प्रथम सदी कहेंगे। मतलब 100 साल से जितना भी कम होगा प्रथम सदी कहेंगे। 200 साल से जितना भी कम होगा, 200 और 101 के बीच के कालखंड को हम लोग द्वितीय सदी कहेंगे। कितने सदी कहेंगे? द्वितीय सदी कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। थैंक यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट बात, आगे बातचीत करते हैं हम लोग। ये जो सिस्टम है, नहीं कई लोगों को समझ में नहीं आता, जिसके कारण हम यहां बता दिए, इससे कोई परेशानी नहीं है। स्थापना 16वीं सदी में। क्लियर? अब चेरो वंश की जो स्थापना, संस्थापक अगर देखें इनके, संस्थापक देखें तो इनके संस्थापक थे भागवत राय। कौन थे? भागवत राय। तो इनके संस्थापक याद रखिएगा, भागवत राय। कौन थे संस्थापक? चेरोवंश का। चेरोवंश का जो संस्थापक थे भागवत राय। स्थापना कब किए थे? 1572 ईस्वी में। अर्थात किस सदी में भाई? तो ये 1501 से प्लस है भाई, इसका मतलब 1500 से 1600 के बीच में आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 16वीं सदी। तो ये जो हम लोग देखे संस्थापक भागवत राय हो गया। अब जो यहां जो सिस्टम है, तो रक्सेलों को अपदस्थ कर, रक्सेलों को अपदस्थ कर चेर वंश की स्थापना की गई थी। चेरो वंश की स्थापना की गई। चेरो
वंश की स्थापना की गई। समझ पा रहे आप? रक्सेलों को अपदस्थ कर चेरो वंश की स्थापना की गई। चेरो वंश जो स्थापना की गई किनके जगह पर की गई थी भाई? तो रक्सेलों को अपदस्थ करके। समझ पा रहे हैं? रक्सेलों को अपदस्थ करके चेर वंश की स्थापना कर दिया गया। अब जो इनके महत्वपूर्ण जो एकदम प्रताप मतलब क्या कहा जाए महत्वपूर्ण शासक, अगर महत्वपूर्ण राजा देखें, अगर इनका महत्वपूर्ण शासक देखें, प्रमुख शासक, अगर इनके प्रमुख शासक देखें, प्रमुख शासक में, तो प्रमुख शासक में हम देखते हैं 3 शासकों के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक जो शासक थे प्रमुख शासक में, वो थे आपके साहेब राय। कौन थे? साहेब राय। साहेब राय। दूसरा थे रंजीत राय। कौन थे? एक जो थे आपके साहेब राय, दूसरा रंजीत राय, और तीसरा जो थे जय कृष्ण राय। कौन थे? जय कृष्ण राय। जय कृष्ण राय। ठीक है, तो इस प्रकार से जय कृष्ण राय हम लोग देख पा रहे हैं। तो जिस वक्त साहेब राय शासन कर रहा था उसमें मुगल बादशाह जो थे वो थे बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। फर्रुखसियर भी थे। ठीक है, तो साहेब राय किनके शासन समकालीन थे? तो हम लोग देखेंगे जहांदार शाह और फर्रुखसियर, बहादुर शाह, ये जो समकालीन थे कहीं ना कहीं मुगल बादशाह बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। ठीक है, इन तीनों के समकालीन थे। फर्रुखसियर हम प्लस कर दे रहे हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर के समकालीन थे। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये जो हिस्सा है आपका साहेब राय के समकालीन थे। कौन सा मुगल बादशाह? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। इसका मतलब बहादुर शाह की बात हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहादुर शाह प्रथम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये बहादुर शाह प्रथम है जो मुअज्जम के नाम पर मुगल बादशाह जो बनते हैं। मुअज्जम के नाम पर औरंगजेब का जो पुत्र थे, औरंगजेब का पुत्र 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, और भी सारे थे, लेकिन मुअज्जम, आजम, कामबख्श ये 3 पुत्र थे। और मुअज्जम जो थे मुगल बादशाह मुगल गद्दी पर जब बन के आते हैं तो बहादुर शाह प्रथम के नाम पर गद्दी पर शासन करने के लिए आते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम मुअज्जम से क्या हो गया? बहादुर शाह प्रथम। तो यह बहादुर शाह प्रथम ही है। बात समझ पा रहे हैं? ये जहांदार शाह, ये मुगल बादशाह, ये उत्तर मुगल कालीन का बात कर रहे हैं हम लोग, फर्रुखसियर। अब रंजीत राय के समकालीन में कौन था? कि रंजीत राय के समकालीन में मुगल एक सूबेदार था। कौन था? मुगल सूबेदार। एक मुगल सूबेदार था। उस वक्त एक मुगल सूबेदार था, उस सूबेदार का नाम था सर बुलंद खां। क्या नाम था? मुगल सूबेदार सर बुलंद खां। सर बुलंद खां पलामू आया था। पलामू आया। ठीक है, मतलब रंजीत राय के समय में ही मुगल सूबेदार सर बुलंद खां पलामू आया था, पलामू पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं सर बुलंद खां के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस शेर शासक के शासनकाल में पलामू पहुंचे थे। तो रंजीत राय के शासनकाल में। जय कृष्ण राय जो थे उतना इनके शासनकाल जो थे उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो सवाल बनते हैं वो आपको महत्वपूर्ण बातें हमने बताया। अब जो है इसके बाद चेर वंश के बाद हम लोग इतना ही याद रखेंगे। चेर वंश में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस 4 बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चेर वंश के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे मानभूम का मानवंश। क्या पढ़ेंगे? मानभूम का मानवंश। आइए शुरुआत करते हैं मानभूम का मानवंश। इसका मतलब मानवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानवंश। मानभूम, ये मानभूम का मानवंश है, ये मानभूम का मानवंश है मेरे लाल।
और मानभूम हम लोग वर्तमान समय में धनबाद को कहते हैं। मानभूम अभी वर्तमान समय में हम लोग इसे कहते हैं, धनबाद को कहते हैं। तो ये जो मानवंश की जो जानकारी हमें मिलती है झारखंड क्षेत्र में अर्थात धनबाद में, तो स्रोतों के कारण हमें जानकारी मिलती है कि झारखंड में भी अर्थात धनबाद में मानवंश का शासन चल रहा था। वो स्रोत क्या है, वो स्रोत क्या है, तो कौन कौन सा स्रोत से हमें पता चलता है? तो एक जो है दूध पानी, कौन सा? दूध पानी शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो स्रोत हम लोग दो स्रोत से हम लोग जानकारी मिलती है, दो स्रोत। तो एक हमारा दूध पानी शिलालेख, दूध पानी शिलालेख से जानकारी मिलती है हमें। तो ये जो दूध पानी शिलालेख आपको कहां मिलता है? हजारीबाग जिला में। याद रहिए हजारीबाग जिला, हजारीबाग जिला। दूध पानी शिलालेख की जानकारी हमें ये हजारीबाग जिला से प्राप्त होता है। ये हजारीबाग किस सदी में? 8वीं सदी में। ये 8वीं सदी में प्राप्त होता है। ये जो प्रोसेस है ये 8वीं सदी में प्राप्त होता है, 8वीं सदी में। ठीक है, 8वीं सदी में ये शिलालेख की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा जो शिलालेख की जानकारी मिलती है वो गोविंदपुर शिलालेख। कौन सा? गोविंदपुर शिलालेख। दूसरा जो जानकारी मिलती है गोविंदपुर शिलालेख की जानकारी मिलती है, गोविंदपुर शिलालेख। और इस शिलालेख का अगर ये 14वीं सदी की बात करता है, 1373 से 1378 ईस्वी, 1373 से लेकर 1378 ईस्वी तक ये जानकारी देता है। हम लोग देखते हैं कि ये जो रचना थी शिलालेख के जो कीर्तिमान थे, जो कृति किए थे, रचे थे, उस व्यक्ति का नाम था कवि गंगाधर। क्या नाम था? कवि गंगाधर। कवि गंगाधर के द्वारा रचा गया था, कवि गंगाधर द्वारा रचित। ठीक है, ठीक है। ये जो है गोविंदपुर शिलालेख जो मिलता है जानकारी, किस वंश की जानकारी देता है? मानवंश की जानकारी देता है। गोविंदपुर शिलालेख जो है किसकी है? तो गंगाधर जो एक कवि थे। और दूध पानी शिलालेख से जानकारी मिलता है जो हजारीबाग में मिला था। किस सदी में मिला था? तो 8वीं सदी में मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो यहाँ बात जो आता है, अब मानवंश का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, किस किस क्षेत्र में शासन कर रहा था, तो ये आप देख रहे हैं। एक तो आप यहाँ हजारीबाग की जानकारी मिल रहा है और दूसरा मानभूम जो धनबाद की जानकारी मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो शासन क्षेत्र था, शासन क्षेत्र, इसका दो ही क्षेत्र था। शासन क्षेत्र कहां का? हजारीबाग और एक आपका मानभूम। दो ही क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे। इन्हीं दो एरिया में अपना सिमट करके अपना शासन चला रहे थे। कौन? मानवंश। ऐसी जानकारी हमें मिलती है कहां से? इन सोर्सेस से, दूध पानी शिलालेख से और गोविंदपुर शिलालेख से। ठीक है, तो शासन क्षेत्र हम लोग देखते हैं। लेकिन एक बात था कि झारखंड में जितने भी शासक हुए पहले, उतना अत्याचारी नहीं थे, उतना निरंकुश नहीं थे, उतना निर्दयी नहीं थे, लेकिन इतना क्रूर, और ये क्रूर व्यक्ति थे, अत्याचारी व्यक्ति थे। कौन? मानवंश के राजाओं, मानवंश के शासक एकदम अत्याचारी थे। इस वंश के शासक जो थे अत्याचारी थे, बहुत ही अत्याचारी होते थे। लिखते हैं बहुत ही अत्याचारी होते थे। अब समझिए, इस अत्याचारी होने के कारण ही क्या होता है कि इस अत्याचारी होने के कारण मानवंश में एक जनजाति रहती थी। मानवंश में एक जनजाति रहती थी, सबर जनजाति। इसी सबर जनजाति क्या हुआ कि जब इन अत्याचारी शासकों द्वारा जब उस पर शोषण किया जाने लगा, तो ये सबर जनजाति उठकर पलायन कर जाते हैं। कहां? पंचायत राज्य। तो सबर जनजाति, यहां लिख देते हैं, सबर जनजाति इन अत्याचारों से ही, अत्याचारी होने के कारण ही, अत्याचारी सबर जनजाति का पंचायत क्षेत्र में पलायन कर जाता है। सबर जनजाति पंचायत क्षेत्र में
सबर जनजाति पंचेत क्षेत्र में पलायन कर जाता है। ठीक है, मतलब अत्याचारी होने के कारण इस पर पूरा शोषण किया जा रहा था सबर जनजाति पर, तो सबर जनजाति इस मानवंश में ना होते हुए क्या ये कहां किस क्षेत्र में चले गए, पंचेत क्षेत्र में, जो उस समय के सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था, मानवों का सबसे शक्तिशाली राज्य अगर देखा जाए तो पंचेत राज्य था। हम यहां लिख देते हैं मानवों का मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो पंचेत था। सबसे शक्तिशाली पंचेत राज्य था, पंचेत राज्य था। ठीक है, यही वजह है कि सबर जनजाति भरोसे से वह पलायन कर गया किधर, पंचेत राज्य की ओर, ताकि उसे सुरक्षा महसूस हो, असुरक्षा महसूस ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इतना अत्याचारी होने के कारण ही एक आंदोलन चलाया जाता है इन्हीं अत्याचारी शासकों के द्वारा, भूमिजों के द्वारा। इन्हीं अत्याचारी शासकों के विरोध में भूमिजों ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का जो नाम था भूमिज स्वराज आंदोलन। क्या नाम था, भूमिजों द्वारा चलाया गया आंदोलन भूमिज स्वराज आंदोलन था। भूमिज स्वराज आंदोलन था। ठीक है, आंदोलन था, लिख दिए। ये जो भूमिज स्वराज आंदोलन, इसे याद रखेंगे आप, भूमिज स्वराज आंदोलन। ठीक है, भूमिजों द्वारा, कौन, स्थानीय भूमिजों द्वारा, जो लोकल भूमिज थे, तो उन स्थानीय भूमिजों द्वारा चलाया गया आंदोलन जो था वह भूमिज स्वराज आंदोलन था। क्यों चलाया गया था भाई, इन्हीं अत्याचारी शासकों के खिलाफ चलाया था। इन्हीं अत्याचारी शासकों के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाया और आंदोलन चलाया। इस प्रकार से हम लोग देखें कि मानवंश हमारे झारखंड के दो इलाकों में आकर के सिमट जाते हैं, हजारीबाग और मानभूम में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वंश, हम लोग अगला राजवंश हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। दोस्तों, आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे एक उत्साहवर्धन बना रहे, ताकि मुझे काम करने में आपके लिए खुशी हो और मुझे गर्व भी हो कि एक जितना हो सके मुझसे सहयोग के तौर पर मैं आपके बीच में अलग अलग विषयों के साथ मैं आऊंगा, और जितना हमारे पास जो ज्ञान है उन ज्ञान को मैं लोगों तक पहुंचाने का काम फ्री करूंगा। इसलिए आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे एक हौसला बन पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।